इतिहास अध्याय 1 से शुरू करेंगे। ये कक्षा 8 में पढ़ना है। वर्ग 8 आधुनिक भारत का इतिहास, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आधुनिक भारत में हम लोग जो 1900 की बात की घटना है ना, वहाँ से शुरू करेंगे। उसके लिए बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडियन रिएक्शन, भारतीय रिएक्शन कैसा था जब अंग्रेज़ों ने भारत में अपना आधिपत्य जमा लिया था, अपना कंट्रोल लीगली ऑक्युपाई किया था, मिलिट्रीली ऑक्युपाई नहीं किया था, फोर्सफुली ऑक्युपाई नहीं किया, लीगली ऑक्युपाई किया था। भारत के जो राजा थे उस समय के, उनसे लीगली एनेक्स किया था भारत को। तो इमीडिएट रिएक्शंस आते हैं। इमीडिएट रिएक्शन में रिवोल्ट्स आते हैं छोटे छोटे। अब रिवोल्ट्स कहाँ आते हैं, कौन करता है, कैसे करता है और क्यों करता है, उसके आउटकम क्या थे और इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसके प्रभाव क्या क्या पड़े। आइडियोलॉजिकल रिएक्शंस में दो तरह के रिएक्शंस आते हैं। एक तो इमीडिएट रिएक्शंस आता है और दूसरा आइडियोलॉजिकल रिएक्शंस आता है। आइडियोलॉजिकल रिएक्शंस में मेकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया विरोध करने के लिए, जैसे कांग्रेस बनी, इसी तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, मेकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन का विकास किया गया। प्रेस का रोल रहा इसमें। क्रिएटिंग ऑफ अवेयरनेस एमंग मासेस, अवेयरनेस फैलाया गया। मतलब मासेस मतलब पॉपुलेशन, जो जितनी जनसंख्या थी उसमें भारतीय थे, उन सब के बीच अवेयरनेस फैलाया गया ताकि लोग जागरूक हों, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ेंगे और अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ पाएंगे। इसलिए मॉडर्न रिस्पॉन्स, अतः मॉडर्न रिस्पॉन्स के अंतर्गत आता है सामाजिक अवेयरनेस, एक आर्थिक विकास हुआ और राजनीतिक अवेयरनेस आया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ। पहला ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स जो था, एक तरह से ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स जो रिवोल्ट कर रहे थे, तो उसमें सिविल रिवोल्ट होता है, सिविलियन का मतलब आम नागरिक। दूसरा, किसान लोग संगठन बना करके विरोध कर रहे थे। तीसरा, ट्राइबल्स यानी जनजातियाँ जो उस समय जंगलों में रहती थी, उनका विद्रोह, उनके अधिकारों को छीना जा रहा था, पेड़ पौधे को उनके बिना परमिशन के काटा जा रहा था, और उन्हीं की इतना ही नहीं, काटा ही नहीं जा रहा था, उनको काटने के लिए रोक भी रहे थे। आप पेड़ से लकड़ी नहीं काट सकते हो बिना परमिशन के, आप रात को घूम नहीं सकते हो जंगल में। तो इस तरह से ट्राइबल भी रिवोल्ट करते हैं। शिपवाय रिवोल्ट्स, जो सैनिक थी उन लोग रिवोल्ट करते हैं। उन लोगों को भी समझ में आता है कि ये हम लोग का मिसयूज़ कर रहे हैं, हमारे ही लोगों के खिलाफ हम लोग को भड़का के हम ही लोग को यूज कर रहे हैं और शासन कर रहे हैं। यहाँ से भारत को लूटा जा रहा है। नेचर क्या था रिवोल्ट का, लीडरशिप कौन कौन, नेचर देखेंगे प्रकृति किस तरह का था, और लीडरशिप देखेंगे मतलब गरम दल टाइप का, मार देंगे पीट देंगे इस टाइप का, या फिर शांति से कि दे दीजिए हमारे अधिकार को वापस दे दो, गांधी जी टाइप का कि मैं खाऊंगा नहीं, 2 दिन नहीं खाऊंगा, बेटू की तरह, हाँ मेरे गली में नहीं आना 5 बजे से पहले, तो इस टाइप का। या क्रोनोलॉजिकल, हाँ क्रोनोलॉजी देखेंगे। ब्रिटिश एटीट्यूड, अब इसमें ब्रिटिश अंग्रेज़ों का किस तरह का एटीट्यूड रहा, एरिया कहाँ कहाँ पे प्रभावित हुआ, जहाँ से रिवोल्ट हो रहे थे वो कौन से एरिया थे, सोशल बेस क्या था, सामाजिक बेस क्या था, आधार क्या था, क्या किसान थे, केवल किसान लड़ रहे थे कि आम नागरिक लड़ रहा था, या व्यापारी लोग विरोध कर रहे थे, या सैनिक केवल विद्रोह कर रहे थे। तो इस तरह से एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। पहला, पॉपुलर रिवेलियन ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, 1757 से 1856, मतलब 1757 से 1857 तक का देखेंगे। टोटल 100 साल का। इस बीच जो रिवोल्ट होते हैं उसको देखेंगे। ये होगा 18वीं शताब्दी कहेंगे इसको ना, 1700 से 1800 के बीच की जो रहता है उसको 17वीं शताब्दी कहते हैं। 100 साल देखेंगे 1757 से 1857 तक। पॉपुलर रिवेलियन आफ्टर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, दैट इज क्राउन टेक ओवर। अब देखना, 1857 के बाद जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद क्राउन जो थी, इंग्लैंड की जो महारानी थी, वो अपने कंट्रोल में भारत को ले लेती है, पूरी तरह से उसके कंट्रोल में चला जाता है, वहीं से शासन करती हैं। तो 1850
से 1952 तक देखेंगे, ये दूसरा फेज हुआ। अब इन सब के बीच रीजन क्या था, रिवोल्ट का जो विद्रोह का रीजन क्या था, रिवोल्ट मतलब होता है विद्रोह करना, विद्रोह का रीजन क्या था, इन सब के पीछे रीजन क्या था, मेन कारण क्या था? क्या इम्प्रोज इम्प्रोविजमेंट, एंड ऑफ पार्टीशंस, टेकिंग अवे ट्राइबल राइट्स, सोशल इम्पैक्ट, सामाजिक प्रभाव पड़ रहा था, क्रिश्चियनिटी फैला रहा था यहाँ, राइट्स जो ट्राइबल्स के राइट्स थे, पेड़ पौधे काटने के अधिकार, जब मन होगा तब जंगलों में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, उन लोग को रोका जा रहा था। और जो व्यापारी थे, ये क्या कहते हैं, जो आर्टिसंस बनाते थे, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट वाले, जैसे सूप दौरी बनाने वाले देखे हो ना, आसपास दिखते होंगे, और या स्वेटर बुनने वाले, छोटे छोटे जो आसपास अपना रोजी रोजी रोटी चलाते हैं। खास करके देखा होगा गर्मी के दिन में, अभी गर्मी का समय है तो बेना बनाने वाले आते हैं। तो इस तरह के जंगलों से जो पेड़ पौधे काट के उससे बनाया जाता है ना, चटाई टाइप के बना दिया, अलग अलग तरह के बना सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हो, अलग अलग क्षेत्र में भारत के अलग अलग तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं या पत्तियाँ होती हैं, उससे बनाया जाता है। जैसे पत्तल देखियो, पत्तल बनता है, कप बनता है, ये कुम्हार कुम्हार बनाते हैं ना, मिट्टी द्वारा मिट्टी का कप बनाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो आर्टिसन थे, जो आर्टिस्ट थे, उन लोगों को काम नहीं करने दिया जाता, जितना स्वतंत्रता से हो पाता है उतना स्वतंत्रता से काम नहीं करने दिया जा रहा था, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा था, इसलिए उन लोग भी विरोध करते हैं। अब पेड़ पौधा काटने नहीं दोगे, अब मान लो बांस काट के हमको बनाना है दौरी, सूप बनाना है, बेना बनाना है, अब बनाने देगा नहीं, बांस काटने देगा नहीं, तो सूप बनाएंगे कैसे? तो विरोध करेगा कि नहीं, क्योंकि उसकी रोजी रोटी वही है, उसी से उसको बच्चे पालने के लिए पैसे आते हैं, खाने के लिए पैसे मिलते हैं, या अनाज मिलता है। अब वही बंद हो गया, उसको बांस काटने नहीं दोगे तो कैसे दौरी बनाएगा, या बिना कैसे फैन जो हाथ से हाथ वाला पंखा होता है ना, वो कैसे बनाएगा? इसलिए हम लोग विद्रोह करने लगे एक एक करके, धीरे धीरे जिससे इसको दिक्कत होते रहा था, वैसे उस तरह से रिवोल्ट कर रहे थे एक एक करके। तो हम लोग देखेंगे 1757 से 1857, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है, उस समय तक का विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला था नेचर, मतलब प्रकृति कैसी थी। तो मॉडर्न नहीं था, मॉडर्न टाइप का नहीं था, एकदम ओल्ड फैशन टाइप का, कि हमको मार दिया तो हम जाके बोलना बंद कर देंगे, इस टाइप का। तो पहला विद्रोह का ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल सिविल राइट्स होते हैं, नॉट इंस्पायर्ड बाय द मॉडर्न इंडिया आइडियाज लाइक इक्वालिटी। आजकल के तरह नहीं कि इक्वालिटी हमको चाहिए, हमको लिबर्टी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में नेचर जो था वो मतलब ओल्ड पुराने टाइप का था। इतना अवेयरनेस धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस आता है इस तरह से हमारे समाज में, वैसे लोग इक्वलिटी फ्रेटर्निटी के बारे में सोचते हैं। पर स्टार्टिंग में इस तरह का छोटे छोटे जो ग्रुप बन रहे थे ना, वो इतना नहीं सोच रहे थे। जैसे ही ग्रुप्स बनने लगे तब फिर इक्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड नेशंस नोशंस। तो पुराने जो वैल्यूज़ थे, हमारी जो संस्कृति थी, उसके खिलाफ अंग्रेज भड़का रहे थे, उसके खिलाफ ऐसे 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 रूल्स रेगुलेशन ला रहे थे जिससे हमारे जो पुराने ट्रेडिशन से वो टूट रहा था। इससे गुस्सा करके लोग रिवोल्ट कर रहे थे। ऑर्थोडॉक्स, रिएक्शनरी ऑर्थोडॉक्स टाइप का, कि पुराना जिस तरह का हमारा समाज था उसको तोड़ा जा रहा है, क्रिश्चियनिटी फैलाया जा रहा है। मान लो हम पहले चाइल्ड मैरिज होता था, चाइल्ड मैरिज को रोका जा रहा था, तो लोग गुस्सा थे कि चाइल्ड मैरिज बंद कर दोगे तो इसके बाद क्या? जैसे बिट्टू को बोलते हैं गली में मत घूमो, और गली में घूमने जाता है, वो रिएक्शनरी पॉलिसी है कि हम बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती घूम के आ रहा है। दूसरा एरिया, लोकल या रीजनल, नॉट नेशनल। अधिकांश लोकल था या रीजनल होता था, छोटे छोटे, उतना यूनिटी नहीं थी, उतना मास लीडर कोई नहीं था जो सबको यूनाइट करके, जैसे गांधी जैसा विजनरी लीडर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ऐसे विजनरी लीडर जैसे जैसे आते गए, विजन क्लियर होते गया, वैसे यूनाइट होते गया, और जो रिवोल्ट का जो रिवोल्ट ऑर्गेनाइज होके होने लगे और पूरे इंडिया में दिखने लगे। पर ये जो 1757 से 1857 तक का रिवोल्ट था ना, वो ऑर्गेनाइज तो थे पर लोकली थे, वो लार्ज स्केल पे नहीं थे, पूरा इंडिया एक साथ यूनाइट होकर रिवोल्ट नहीं कर रहा था। तो ये भी कारण था कि आसानी से रिवोल्ट को दबा दिया जाता था, क्योंकि एक साथ अगर हर जगह होता तो उतना उन लोग के पास सेना थी नहीं कि सप्रेस कर सके, क्योंकि जो सैनिक थे वो भी तो भारतीय ही थे।
रे पर उन लोगों को अपने यहाँ रख के हम ही लोग के खिलाफ यूज किया जाता था। रिस्टोरेशन इन नेचर, ब्रिंग बैक टू द ओल्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स। हमारे जो नेचर थे, हम लोग का जो वैल्यूज था, तो हम लोग चाह रहे थे कि जो पुराने वैल्यूज हैं वैसे ही हमारी जो सरकार है वह चलती रहे। हमारे जो समाज के जो वैल्यूज हैं वो बने रहें, उसे न तोड़ा जाए, उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, मतलब सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब ना किया जाए। कुछ लोग थे जो वायलेंट थे, वायलेंट किस्म के, रिएक्शनरी टाइप के। तुम एक थाप मारोगे तो मैं दो थाप जड़ दूंगा, इस टाइप के। तो अगर तुम हमारे हमारे जंगल हैं और तुम आकर के कह रहे हो कि नहीं काटने देंगे लकड़ियाँ को, तो कुछ थे जो पकड़ के बांध के पीट देते थे। मेरा जंगल, तुम कौन होते हो बताने वाले? मैं बांस काटूं या शीशम शीशम का पेड़ काटूं? तो इस तरह के भी थे, वायलेंट टाइप के भी थे। दे आर मैड बाई वायलेंस, दे आर स्पॉन्टेनियस, और ये तुरंत रिएक्शन करते थे, तुरंत पीट देते थे। देर नहीं करते थे कि पहले मिट्टू की तरह बुला के लाऊंगा 10 को तब पीटूंगा, बस जहाँ मिला वैसे ही पीट देते। दे आर नॉट प्लान, और प्लान नहीं थे, क्योंकि अभी आके कोई रोकेगा और तुरंत पीट देंगे तो ये तो प्लानिंग थोड़ी ना हुआ। हम हमारा अधिकार छीन रहा था, पीट दिए। जनरल ट्रेंड, रेड्रेस ऑफ रेड्रेसल्स ऑफ लोकल ग्रीवांसेस, छोटे छोटे जो समस्या थी उसको लेकर के वो लोग उसके बारे में ही अपनी क्या कहते रिवोल्ट कर देते थे। रिवोल्ट डायरेक्टेड अगेंस्ट इमीडिएट अथॉरिटी, जो सामने दिखता था ना उसी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते थे। जैसे वहाँ पे गया सिपाही, उसको ऑर्डर मिला कि जाओ वहाँ बांस नहीं काटने देना है, पर वहाँ जो बैठा हुआ था, जो किसान था या फिर जो लकड़हारा था, वो काट रहा था बांस का पेड़, तो वो डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन ले लेता था। तो पुलिस की जगह पे एक पुलिस गया, दूसरी पुलिस को भेज देगा, क्योंकि मेन जो है ऑर्डर देने वाला था ना। तो रिवोल्ट डायरेक्टेड अगेंस्ट इमीडिएट अथॉरिटी, जैसे साहूकार के खिलाफ, महाजन के खिलाफ, ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ हो रहे थे। इंडियन रिएक्शंस, पहला रिवोल्ट दैट टुक्स प्लेस इन ईस्टर्न इंडिया, जो रिवोल्ट्स पूर्वी तट पे हो रहे थे उसको पहले एक एक करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला रिवोल्ट था सन्यासी फकीर रिबेलियन। सन्यासी या फकीर रिबेलियन 1770 से 1800 के बीच में हुआ। फकीर रिबेलियन या सन्यासी रिबेलियन भी कहते हैं। ये 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। इसके जो लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, मदारी फकीर, शाही, ये सिया ओरिजिन के थे। शाह ई मद्दार एंजॉयड फ्री टेन्योर ड्यूरिंग मुगल। ये जो मुगल का जब शासन था उस समय फ्री टेन्योर, आराम से ये रह रहे थे वहाँ पे मुगल के समय में। और एकाएक अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों का जैसे ही शासन होता है, अधिकार जमता है बंगाल पे या पूर्वी तट पे, उन लोग कहते हैं कि नहीं, फ्री टेन्योर नहीं कर सकते हो। तो इससे गुस्सा करके सन्यासी या फकीर रेवेलियन शुरू होता है। दशनामी सन्यासी मार्शल ट्रेडिशन था। दशनामी सन्यासी जो था मार्शल ट्रेडिशन का था, मतलब ये आर्मी टाइप का, लड़ाकू टाइप का। लैंड होल्डर्स ट्रेडिंग इन कम्युनिटीज़, लैंड होल्डर्स और ट्रेडिंग इन कम्युनिटीज़। लीडर्स, इसके लीडर थे मूसा शाह, भवानी पाठक। प्रोमिनेंट लीडर का नाम है मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। देवी चौधरानी औरत नहीं है और पुरुष है। वुमेन्स रोल इन अर्ली जनरेशन, देवी चौधरानी महिला है ना, देवी चौधरानी, हाँ हाँ, क्या एक मेल है, दो फीमेल। हाँ, तो भवानी पाठक, देवी चौधरानी, वुमेन्स रोल इन अर्ली रेजिस्टेंस। और स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस और रिवोल्ट हो रहे थे उसमें महिला भी पार्टिसिपेट करती हैं, महिलाएं भी पार्ट लेती है, महिलाएं भी भाग लेती हैं। वाई पोस्ट बक्सर, और ये बक्सर के बाद तुरंत होता है ना, बक्सर देखना। बक्सर होता 1764 में, यही 1764 में हो रहा था बक्सर, और ये 1770 है। 1764 में हुआ था और 1770 है। 1764 में बक्सर हुआ। बक्सर के तुरंत बाद ट्रीटी होती है, बक्सर में इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। प्लंडर होता है, डायरकी आ जाती है, फेमाइन आ जाता है। क्या होता है ना कि बहुत बड़ा प्लंडर किया जाता है, पूरा जो कंट्रोल था मुगल का वो छीन लिया जाता है, और उसकी जगह पे अब जो नवाब का जो रूल था वो ख़त्म, उसकी जगह पे डायरकी ला दिया जाता है। दो राजा हो जाते हैं, मतलब दो तरह से रूल चलने लगता है बंगाल में। और डायरकी आने से ना अनसर्टिनिटी बन जाती है, या फिर जिस तरह से पहले रूल रेगुलेशन चल रहे थे ना, तो वो थोड़ा सा ब्रेक होते हैं, हिल जाते हैं। फंडामेंटल जो थे इन लोग के वो हिल जाते हैं। तो इसकी वजह से
ये और उसी समय फेमाइन भी आ जाता है, एक सूखा, लगातार सूखा आ जाते हैं, सुखाड़ हो जाता है, मतलब खेती वेती नहीं होता है। अब मैन डिपेंडेंट था, खेती, भारत का जो इकोनॉमी वो डिपेंडेंट था, कृषि प्रधान है। और कृषि प्रधान होने की वजह से अगर पैमाना आ जा रहा है लगातार, अगर सुखाड़ से ग्रसित हो गया अगर कोई एरिया, तो रिवॉल्ट तो करेगा ही। और कंपनसेशन उन लोगों को देना नहीं था, अंग्रेजों को। अंग्रेज तो चक्कर में थे कि जितना लूट सकते हैं लूटें, और लूट रहे थे वो। सन्यासी एंड फकीर, रेडिंग एंड लूटिंग। और सन्यासी या फकीर जो थे, वो रेड करते थे और लूटते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्रीज को, और गरीबों में बांट देते थे। 1770 से 1800 के बीच में इन लोग फैक्ट्रीज को, ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री को लूटते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। इस्तदार इंडिपेंडेंट ईस्ट इंडिया लोकल एरिया बुक, आनंद मठ। आनंद मठ नाम का एक बुक लिखा जाता है, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आनंद मठ, ये फोटो दिख रहा होगा, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बाद में एक बुक लिखा जाता है, लगभग 1880 के आसपास लिखा जाता है, 80 या 82। और ये वारेन हेस्टिंग ना सप्रेस कर देता है इस रिवोल्ट को। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो वारेन हेस्टिंग था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है ना वारेन हेस्टिंग। तो ये सप्रेस कर देता है इस रिवेलियन को। कौन सा रिवेलियन? सन्यासी फकीर रिवेलियन। ठीक है, इस रिवेलियन को जो 1770 से 1800 के बीच में हो रहा था, इसको सप्रेस कर देता है वारेन हेस्टिंग्स। सप्रेस देम 1800 तक लगभग चलते हैं, पर एक दिन में तो कंट्रोल नहीं होता है, पर धीरे धीरे 1800 तक आते आते ये जो सन्यासी फकीर रिवेलियन है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो रिवोल्ट होता है वो है तिलक मांझी, ये जबरा पहरिया, शायद इन लोग लैंग्वेज बोलते थे जबरा पहरिया टाइप का, या फिर इनका ट्राइब्स का नाम होगा। इनका नाम है तिलक मांझी, जबरा पहाड़िया बोलते थे इनको, रीनेम जबरा पहाड़िया। 1789 के आसपास ये रिवोल्ट करते हैं। वाज द फर्स्ट आदिवासी लीडर टू टेक अप द आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश लोकेशन। तिलपोरा फॉरेस्ट, तिलापुर फॉरेस्ट, ये भागलपुर में, हाँ भागलपुर में है। इनको फांसी दे दिया जाता है भागलपुर में। 1789 में ये पहले आदिवासी लीडर थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हैं। तिलक मांझी नाम है इनका, तिलक मांझी। ये माउंटेन मैन दशरथ मांझी नहीं है, ये तिलक मांझी है। तिलक मांझी है जो 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं और इनको फांसी दे दिया जाता है। 1789 में ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं और ये भागलपुर के जंगलों में इनको फांसी दे दिया जाता है। हैंग्ड, फांसी दे देते हैं। तिलापुर फॉरेस्ट के आसपास ये रिबेलियन करते हैं, विद्रोह करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। इसके बाद एक और विद्रोह आता है, 1789 की बात है ये। 1789 से 100 साल बाद जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है, 1889 में। तो ध्यान रखिएगा, 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है। पर ये अभी 100 साल पहले की बात है। ये तिलक मांझी हैं जिन्होंने 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं और आर्म्स, पहले आदिवासी थे जिन्होंने आर्म्स उठाया, मतलब हथियार उठाया अंग्रेजों से लड़ने के लिए। और इनको इसी की वजह से फांसी दे दिया जाता है भागलपुर, तिलापुर में ना, कौन सा जंगल था? तिलापुर फॉरेस्ट में फांसी दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट रिबेलियन है रंगपुर रिबेलियन। 1783 में ये नाम उनका याद है? 1783 में जिनका 1883 में जिनका जन्म हुआ था, 1883 में जन्म हुआ था। 1889 में तो इनका जन्म हुआ था जवाहरलाल नेहरू का। 1883 में जन्म हुआ था ये सावरकर, वीर सावरकर, दामोदर वीर सावरकर का जन्म हुआ था 1883 में। 6 साल बड़े थे जवाहरलाल नेहरू से। तो 1883 अभी नहीं चल रहा, अभी 1783 चल रहा है। इस समय रंगपुर रिबेलियन हो रहा है। 1783 में रंगपुर रिबेलियन होता है। इशू ऑफ रेवेन्यू फार्म, जो फार्मर से टैक्स लिया जा रहा था, किसानों से जो टैक्स दुगना लगा लूँगा, वो टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया था रेवेन्यू फार्मिंग की वजह से। रंगपुर रेवेलियन जो कि शुरू हुआ 1783 में, ये इसका कारण जो था रेवेन्यू फार्मिंग, मतलब पैसा लेकर के खेती करना। जबकि खेत हमारा है,
तो उसके बाप का इधर लगेला है क्या कि पैसा देगा अपन, नहीं देगा तो रेवेलियन तो करूँगा ना, मारूंगा उसको पटक के यहीं पे। तो रंगपुर रेवेलियन में ही होता है, 1783 में कूट के मारा जाता है। उस पे मेरा मन है वो होगा। वहीं पे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। देवी सिंह देवी सिंह नाम करके कॉन्ट्रैक्टर था जो अंग्रेज का पिपड़ी बजाता था आकर के, धो दिया। पीजेंट जाते हैं पहले पिटीशन करते हैं कि चलो ठीक है हम बात करके सुलझाते हैं, नहीं मानते हैं तो बाद में रिवोल्ट करते हैं। रिवोल्ट मतलब हंगामा करते हैं, लेते हैं लाठी गड़ासा पीट देते हैं। इसमें यहाँ पे एक चीज़ देखा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम जो पीजेंट हैं वो अलग अलग लड़ते हैं ना, एक ही साथ लड़ते हैं लेकिन अलग अलग ग्रुप में, है ना। लड़ साथ में ही रहे हैं लेकिन अलग अलग ग्रुप में। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरवेंशन होता है, रिक्वेस्ट किया जाता है देवी सिंह के द्वारा। फिर बाद में लोग मानते नहीं हैं, वॉरेन हेस्टिंग फिर इसको भी सप्रेस करते हैं। आपने देखा कि सन्यासी फकीर रेवलियन को भी वॉरेन हेस्टिंग सप्रेस कर रहा है, ये अंग्रेज रहता है, गवर्नर जनरल था उस समय, तो सन्यासी फकीर रेवलियन को सप्रेस कर रहा है। वही आदमी वॉरेन हेस्टिंग ही अंग्रेज है, ये भी यही सेम आदमी रंगपुर रेवलियन को भी 1783 में सप्रेस करता है। देखिए तो फिर से नहीं खुला रहेगा। और अभी आंधी तूफान आने के क्रम में थोड़ी आवाज़ का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ सकता है, कहीं बाहर से भी आवाज़ आ सकता है, तो मैनेज करके चले। तो ये हमने 3 रिवोल्ट्स जो हैं पढ़ लिए, रिवोल्ट दैट टुक प्लेस इन ईस्टर्न इंडिया। ये सारे भारत के ईस्ट वाले पार्ट में हो रहे हैं। ईस्ट समझ में आता है ना, ईस्ट मतलब पूरब, पूरब वाले पार्ट में हो रहे हैं। पहला सन्यासी है, दूसरा तिलक मांझी का है। हमने तिलक मांझी देख लिया जिसको जबरा पहाड़िया बोला जाता है, 1789 का। उसके कुछ साल पहले 1783 में ही रंगपुर का रेवेलियन होता है जिसमें देवी सिंह को कूट दिया जाता है। देवी सिंह कौन रहता है, कॉन्ट्रैक्टर रहता है। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के लड़ते हैं बट साइड बाई साइड, है ना। ओके, मतलब आदित्य का जो ग्रुप था वो ईस्ट साइड से आएगा और जो अर्पित का ग्रुप है वो ईस्ट साइड से। कहने का मतलब है कि राहुल भैया ग्रुप ईस्ट साइड से और सीमा मैडम का ग्रुप ईस्ट साइड से, तो उस तरीके से झगड़ा चला। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं और आगे देखते हैं। दम नहीं लग रहा है क्या तुम लोग को? तो बोलो भारत माता की, अरे जोर से बोलो भारत माता की। हाँ ऐसे। आगे नंबर 4, 3 हमने कर लिया, रंगपुर रेवोलियन कर लिया, तिलक मांझी कर लिया और फिर हमने सन्यासी फकीर रेवोलियन कर लिया। डेट याद रखना 1770 से शुरू हो रहा है। इसमें जो 10 नामी सन्यासी हैं, 10 नामी अखाड़ा है बंगाल का। उस समय अखाड़ा यहाँ पे मतलब नहीं होता है ग्रुप, जैसे हम लोग का एक ग्रुप है ना कि ओइकुस का हम लोग स्टूडेंट हैं। अब हम तो टीचर हैं पर अभी भी हम उसका स्टूडेंट ही हैं। हर टीचर स्टूडेंट होता है तभी टीच कर पाता है, ठीक है। तो वैसे ही 10 नामी अखाड़ा करके ग्रुप हुआ करता था। ये मार्शल ट्रेडिशन का, मार्शल मतलब समझ आते, लड़ने झगड़ने वाले। तो लड़ने झगड़ने वाले ग्रुप थे, मतलब अपने में ही अखाड़ा था, तो समझ में आता है ना अखाड़ा में क्या होता है, कुश्ती होता है, तो उसी के लोग थे ये सन्यासी वाले। तो यहाँ पे होता है। अच्छा, इसका लीडर जो होते हैं वो अ, एक तो मूसा शाह होते हैं, मूसा मूसा भाई से मूसा याद रखना, भवानी पाठक मेरी लड़की बच्ची और देवी चौधरानी, ये 3 है ना। तो 3 लीडर होते हैं, ठीक है। और ये सन्यासी रेवेलियन चल रहा था। ये क्या है नाम इसका, तिलक मांझी, जबरा पहाड़िया, ये है। और तीसरा रंगपुर रेवेलियन 1783 में होता है। अब चौथे नंबर को देखते हैं। चौथा नंबर में हुआ था रिवोल्ट मिदनापुर और दलभूम में, बिल्कुल। और इसका जो लीडर थे वो थे जगन्नाथ दल। जगह का ही नाम से समझ में आ रहा है कि दलभूम किसके नाम पे पड़ा होगा, तो जगन्नाथ दल और दामोदर सिंह। ये लगभग 1766 से चल रहा था। मतलब ये जितना भी रिवोल्ट हुआ है अभी तक, जैसे सन्यासी रिवोल्ट हुआ इससे, इसके बाद ही हुआ है ना। तिलक मांझी का रिवोल्ट हुआ इसके बाद ही हुआ है। रंगपुर का रिवोल्यूशन हुआ इसके बाद ही हुआ है। कब, किसके बाद? मिदनापुर और जो दलभूम वाला रिवोल्ट था उसके बाद ही वो सब हुआ है। डेट याद हो सकता है अगर ध्यान से सुना जाए तो ये 4th नंबर का रिवोल्ट था। और ये नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण ही हुआ था। अभी हमने यहाँ पे भी देखा कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हो रहा है प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने देखा कि क्यों हो रहा है, तिलक मांझी क्यों कर रहे हैं, उनके जंगल के कारण, है ना। अब यहाँ पे क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम के कारण।
यहाँ पे गवर्नर जो होता है मिदनापुर में, अच्छा मिदनापुर कैसे याद रहेगा? मिदनापुर तुम्हारे आसपास गांव है क्या, या दलभूम? नहीं है ना? तो किसी का नाम रख दो कि तुम्हारा नाम मिदनापुर रहेगा और तुम्हारे यहाँ रिवोल्ट हो गया था। तो वहाँ पे गवर्नर जो था ब्रिटिश का, अंग्रेज का गवर्नर, उसका नाम था वेंसीटार्ट, है ना? तो जमींदार जो होते हैं मिदनापुर के, साइडेड विद द रैयत इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रैयत्स एंड इंग्लिश रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिशियल। अब जो मिदनापुर के रैयत थे, रैयत जमींदार, जमींदार प्लस रैयत, ये दोनों एक साइड हो जाते हैं। रईस का मतलब था किसान, हाँ जिनका अपना खेत हो, खेती खुद करता है। बिल्कुल। और इंग्लिश जो थे उनके एक साइड हो जाते हैं और धर के कूट देते हैं ना, रेवेन्यू जो कलेक्टिंग करने आते थे इंग्लिश के ऑफिशियल्स उनको। रईस से डायरेक्ट इंग्लिश ऑफिसर कलेक्ट कर रहे थे टैक्स, टैक्स। पैसा। फिर नंबर 5 पे आता है, अच्छा डेट इसका है 1766 से 1774, 1766 से लेकर के मतलब बक्सर मिदनापुर का 1764 रिवोल्ट। बाद की बात है। हाँ बक्सर 1764 में हुआ था, याद Surrender होगा। of और उसके बाद तुरंत ये हो गया मिदनापुर, दलभूम। दामोदर सिंह, दामोदर सिंह और जगन्नाथ धल, दो prominent दो प्रोमिनेंट यहाँ पे लोग हैं। मिदनापुर। अब रिवोल्ट हुआ है माओमारिया का 1769, देख रहे हो ये अभी चल ही रहा है 76 में, और ये 1769 में किसी दूसरे एरिया में एक और रिवोल्ट चल रहा है। अब ये लो कास्ट पीजेंट है, लो कास्ट मतलब नीचे जाति के जो लोग होते हैं, जैसे हाँ जैसे किसान या हाँ नीचे कास्ट वाले किसान, हाँ तो इनके द्वारा, या फिर ट्राइबल हो गए वो, जो कि फॉलोअर थे अनिरुद्ध देव, है ना, वो रिवोल्ट करते हैं यहाँ पे। तारीख जो रहता है 15 अनिरुद्ध, हाँ फॉलोअर जो है अनिरुद्ध देव के, लगभग अनिरुद्ध देव का डेट ऑफ बर्थ 1553 से 1624-26 तक रहता है ना। अब 1-2 साल का डिफरेंस हो सकता है। अकबर के समय, अकबर 1553 58 बना था उस समय, 1558। हाँ 1556 हाँ तो ये जो अनिरुद्ध देव हैं ये 1553 से 1624 तक रहते हैं। अकबर के समय। इन्हीं के समय में 1553 से 1556 के समय में नहीं, 1769 के समय में रिवोल्ट हो जाता है अहोम किंगडम में, ये असम में पड़ता है। और ये असम में पड़ता है। ये भी ईस्ट में ही है, ये भी इसमें यहाँ पे है। ईस्टर्न। हाँ ये सारे हम जितने पढ़ रहे हैं 5 अभी तक हुए हैं, रिवोल्ट ऑफ माओमारिया से लेकर के रिवोल्ट ऑफ मिर्दापुर या दलभूम या फिर रंगपुर रेवेलियन या फिर तिलक मांझी जबरा पड़िया का या फिर सन्यासी या फकीर का, ये सारे हमने पांचों अभी सारे पढ़ रहे हैं जो ईस्ट में ही हुआ है। अभी और 10-15 पढ़ेंगे वो सारे ही ईस्ट में ही हुए हैं। तो इतने सारे रिवोल्ट हुए हैं। हाँ तो इतने ही नहीं हुए हैं, इतने तो प्रोमिनेंट हैं, ये तो जान गए हैं सभी लोग कि हाँ ये रिवोल्ट तो हुआ है, कुटाया है अंग्रेज, है ना। कभी कभी ये भी कुटा जाते थे, ऐसा नहीं है कि मतलब, अब गोली वो लेकर के आते थे, हमारे वाले के पास तीर लाठी डंडा हुआ करता था, तो थोड़ा रिस्क तो बनता है। पर कभी अचक्के में पकड़ा गए तो कूट दिए, है ना, 2 चमाट इधर 2 चमाट उधर, अंग्रेज सीधे ज़मीन पे। फिर नंबर 6 1770 का समय है। देखो यहाँ पे अभी मिदनापुर का रिवोल्ट चल रहा है, दलभूम का रिवोल्ट चल रहा है, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है मिदनापुर या दलभूम का रिवोल्ट। साथ में ही यहाँ पे एक रिवोल्ट ऑफ माओमारिया शुरू हो गया 1769 में। माओमारिया के बाद तुरंत ही चुआर और हो रिवोलियन हो रहा है। ये देखो ये थोड़ा सा नॉर्थ में हो रहा है, ये जो ऊपर वाले हैं हमने यहाँ पे बताया कौन सा, तो रिवोल्ट ऑफ माओमारिया, रिवोल्ट ऑफ मिदनापुर, रिवोल्ट ऑफ दलभूम, रिवोल्ट ऑफ अहोम, अहोम, हमने सभी ये सब यहाँ पे बताया है। अब देखो चुआर और हो रिवोलियन चल रहा है, और ये 12 भूम वाले रीजन में चल रहा है ना, दलभूम 12 भूम इन सब वाले रीजन में चल रहा है। अब ये जो रिवोल्ट होता है चुआर और हो का, इसको मिदनापुर का भी रिवोल्ट बोलते हैं। देखो मिदनापुर यहाँ पे आ रहा है, मिदनापुर यहाँ पे आ रहा है, और ये सब यहाँ पे शुरू हो रहा है, रिवोल्ट ऑफ मिदनापुर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा राजा, राजा ऑफ दलभूम, अब जो दलभूम के किंग थे वो भी समर्थन में आते हैं। और कैलपल या फिर धोलका या फिर बारभूम, लीडर ऑफ रेबल्स वाज दुर्जन सिंह। अब दुर्जन सिंह का नाम सुने होंगे, अगर देखे होंगे ये आमिर खान का कौन सा फिल्म था, दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह बदमाशवा रहता है, मंगल पांडे, मंगल पांडे। तो दुर्जन सिंह देखा होगा आपने, जो कि एक जमींदार थे रायपुर के, है ना।
अब चुआर और हो रिविलियन हुआ कब है, तो ये 1770 में हुआ है। इसी समय सन्यासी रिबेलियन स्टार्ट हुआ था हाँ, तो यहीं पे सन्यासी रेवेलियन चल रहा है, यहीं पे मिदनापुर का रिवोल्ट चल रहा है, यहीं ये भी मिदनापुर के आसपास का ही है। रिवोल्ट ऑफ मिदनापुर इसको बोलते भी हैं, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। वह मैं और हुआ था। रिवोल्ट ऑफ माओ मारिया चल रहा है, रिवोल्ट ऑफ मिदनापुर, धलबुम, सब इसी समय में चल रहा है, देख लो यहाँ पे। मतलब उसके बाद से इसी के आसपास कंटेम्प्रेरी हाँ, है। सब कंटेम्प्ररी है, एक ही साथ में, और ईस्ट में ही हो रहा है ये सारे, हाँ ईस्ट में, सारे यहीं पे हो रहा है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। क्योंकि उस समय उन लोग कंट्रोल ईस्टर्न पार्ट पे किया था। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो लोग ईस्टर्न पार्ट में कंट्रोल किया, हालांकि इसके कंटेम्प्रेरी में चलेगा वेस्ट पे, साउथ पे, नॉर्थ पे, बट अभी ईस्टर्न पार्ट को देख रहे हैं। नॉन एज फ्रीडम स्ट्रगल फॉर जंगल महल। अब ये जो चुआर और हो रेविलियन है ना, इसको फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ जंगल महल बोला जाता है। अब जंगल महल मतलब जंगल का घर है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब ये मत पूछना कि क्या है, एक एक वर्ड में याद रखो, जंगल महल किससे रिलेटेड है, तो चुआर और हो से। किसी का बाप का औकात नहीं, किससे बाहर पूछते। हो एंड मुंडा। हो नंबर 7, नंबर 6 तक पढ़ लिए चुआर और हो 1770। अब देखो, अब जाते हैं 1800 पार करते हैं। 1820 से 40। हो और मुंडा रिवर्डियन। अब ये हो और ये हो दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे चुआर के साथ हो रहा था और यहाँ पे मुंडा के साथ में हो रहा है। अब मुंडा वही बिरसा मुंडा वाला मुंडा है ना, तो यहाँ पे मुंडा के साथ हो रहा है। अब इसको भैया हो एंड मुंडा 1820 से 1840 के बीच। राजा ऑफ परहट, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम एट छोटा नागपुर एंड सिंहभूम रीजन। ये जो हमारे आसपास झारखंड पड़ता है ना, झारखंड में भी सिंहभूम है, वहीं छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, मतलब पठार है वहीं। हाँ, पलामू के आसपास, पलामू, हजारीबाग, रांची, ये जो इलाका है इसी में छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंतर्गत ही आता है। यहीं पे हो एंड मुंडा रिबेलियन होता है। तो 1820 से 1840 के बीच में राजा ऑफ प्रहात, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम, ब्रिटिश ऑक्यूपाई कर लेते हैं यहाँ पे, और इसी की वजह से हो एंड मुंडा रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग 1830 में होता है। 1820 से 1840 चल रहा है हो एंड मुंडा, और उसी समय कोल अपराइजिंग आ रहा है 1830 में। यह छोटा नागपुर प्लेटू में हो कोल अपराइजिंग 1830 में आता है, ठीक है। छोटा नागपुर के पास ही हो एंड मुंडा चल रहा था, उसी समय उसी स्थान पे छोटा नागपुर में ही कोल अपराइजिंग शुरू हो जाता है। और लीडर थे इसके बुद्धो भगत। और क्यों हुआ था? लैंड ट्रांसफर टू आउटसाइडर, सिख एंड मुस्लिम। यहाँ के जो कोल अपराइजिंग मेन का रीजन था, कोल अपराइजिंग का, कोल रिवोल्ट का, इसका जो 1830 में हुआ था, मेन कारण था जो भूमि आउटसाइडर को दे दिए जाते थे। आउटसाइडर को दीकू बोलता था उन लोग, जो जनजातियाँ थी वहाँ की, वो आउटसाइडर को, मतलब बाहर से कोई आता है तो उसको दीकू बोलते हैं। मतलब घेवरा में आया, घेवरा में कोई और आ जाता है, बेटू दूसरा से शादी करके लेके आ जाता है, तो वैसी परिस्थिति में उसको दीकू बोलेंगे। जो पत्नी होगी बेटू की, उसको दीकू बोलेंगे, क्योंकि वो आउटसाइडर है, बाहर की है, घेवरा की नहीं है, तो दीकू। तो जो लैंड था, मतलब भूमि थी, वो सिख या मुस्लिम को ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा था। इसकी वजह से वहाँ की जनजातियाँ थी वो गुस्सा थी, और उन लोगों ने विद्रोह किया, जिसको कोल अपराइजिंग कहते हैं। 1830 में 1000 मार दिए जाते हैं। 1831 में 1000 मार दिए जाते हैं। ये जो इलाका था कोल अपराइजिंग का 1830 में हुआ था, वो रांची, सिंहभूम और हजारीबाग। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग। तो दिक्कू बोलते हैं आउटसाइडर को, कहाँ पे? रांची, हजारीबाग, और कोल अपराइजिंग के समय बोलते थे। अब नेक्स्ट था पाइका रिवेलियन। ये एक्चुअली में 1817 में हुआ था, ठीक है। इसका डेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन 1917 में क्या हुआ ना, ये 1817 में हुआ था, और ये 2017 में 200 साल पूरे हो रहे थे। अमित शाह चले गए उड़ीसा, और उन्होंने भाषण दे दिया इस पे, पाइका रिवेलियन, कि 1857 का जो रिवेलियन था उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना जाएगा। इससे पहले भी रिवेलियन हुआ था 1817 में, पाइका विद्रोह। तो उसको, पाइका विद्रोह को हम लोग अब मानेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला, मतलब फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम अगर कहा जाए तो पाइका रिवेलियन को माना जाएगा। ऐसा अमित शाह जी ने भाषण दे दिया था उड़ीसा में जाकर। ये एक्चुअली में ट्रेडिशनल मिलिशिया ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के जो राजा थे वहाँ के, तो उनके अंदर एक मिलिशिया थी, मतलब लड़ने वाला ग्रुप था। सर्व एज ए वॉरियर था, मतलब लड़ाकू था।
was charged with the policing functioning during the peace time। जब जैसे पुलिस काम करती है ना बिहार में, उसी तरह से इन लोग पुलिस थी उड़ीसा की। जब झगड़ा उगड़ा नहीं हो रहा हो तो उस समय नॉर्मल शासन प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो पुलिस लगती है वो थी, वो इन लोग उसी का काम करते थे। ईस्ट इंडिया कनकर और उड़ीसा, ईस्ट इंडिया आती है और कनकर कर लेती है, मतलब जीत लेती है उड़ीसा को। वहाँ के जो किंग थे खुदरा को हटा दिया जाता है और ईस्ट इंडिया अपना प्रशासन दबदबा बना लेती है, अक्पाई कर लेती है। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ असिस्टेंस ऑफ पाइकास। अब ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को पाइकास की ज़रूरत रहती नहीं है, और ऐसे में क्योंकि उन लोगों को खर्चा बढ़ जाता, ईस्ट इंडिया कंपनी को खर्चा बढ़ जाता इन लोग को पेमेंट देने में। दस दे शुड बी ट्रीटेड एंड डील्ड एज द कॉमन राइट्स। इन लोगों को कॉमन रैयत की तरह ट्रीट किया गया। रैयत का मतलब होता है किसान, कॉमन किसान की तरह देखा गया। एंड इन लोग पे टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम देम। इन लोगों को टैक्स जो था नॉर्मल किसान से जिस तरह से लेते थे वैसे ही इन लोग से भी लेना शुरू कर दिया। अब इन लोग पहले फोर्स में काम करते थे, इन लोग को टैक्स कम देना पड़ता था, अब टैक्स बढ़ा के मांगने लगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी मांगने लगी। तो ऐसी स्थिति में इन लोग रिवोल्ट कर देते हैं, मतलब विद्रोह करते हैं। इसके लीडर थे बक्सी जगबंधु। जो पाइका विद्रोह का जो लीडर था वो बक्सी जगबंधु विद्याधर मोहपात्रा। वो संबित पात्रा से कंफ्यूज मत होना, वो संबित पात्रा और विद्याधर मोहपात्रा में बहुत अंतर है। वो विद्याधर मोहपात्रा उस समय 1817 की बात है, और ये जो मनीष संबित पात्रा जो हैं वो अभी 1917 नहीं 2017 की बात। बरम्बरा रॉय द फॉर्मर बक्सी और कमांडर ऑफ द फोर्स ऑफ राजा ऑफ खुदरा। ये जो कमांडर थे खुर्दा के जो राजा थे उनके यहाँ कमांडर थे इन लोग खुर्दा के। तो अक्टूबर 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज पाइका रिवोल्ट एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो अक्टूबर 2017 में जब अमित शाह वहाँ से कह के आ गया, तो उसके बाद 2017 में अमित शाह के कहने के बाद ये अक्टूबर 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाइका विद्रोह को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देती है। इंडिया रिकॉग्नाइज पाइका रिवोल्ट एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अर्लियर इट वाज रिवोल्ट ऑफ 1857। पहले 1857 को माना जाता था, लेकिन अक्टूबर 2017 के बाद पाइका विद्रोह को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाने लगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 10वां विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1825 से 1835 के बीच में। 1817 देख लिए, 1825 से 1835 पागलपंथी विद्रोह देखना। स्टार्टिंग में 1770 में हुआ चौर हो, 1820 से 1840 हो एंड मुंडा। अब कॉल अपराइजिंग 1830 में हुआ, इसी के बीच में पाइका रिबेलियन 1817 में। अब उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1835। मतलब ये हो एंड मुंडा के समय ये भी हो रहा है। कौन? पाइका पागलपंथी रिवोल्ट 1800 हो एंड मुंडा हुआ था 1820 से 1840, और ये पागलपंथी है 1825 से 1835, और कोल अपराइजिंग 1830 में हुआ था। हाँ 1000 लोग मारे गए थे। कोयला में नहीं, मतलब मार दिए गए थे। पागलपंथी रिवोल्ट 1825 से 1835। पागलपंथी रिवोल्ट शुरू होता है 1825 से 1835। सेमी रिलीजियस एक्ट, ये सेमी रिलीजियस है, मतलब थोड़ा सा रिलीजन को भी मानते हैं और थोड़ा सा नॉर्मल भी रहते हैं ऐसे ही। कंस्टिट्यूटिंग द हजोंग, होदिज एंड गारो ट्राइब्स ऑफ मैमेनसिंग डिस्ट्रिक्ट करमशाह, जिनको टिप्पू भी बोला जाता था। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मोटिव्स। ये जो रिवोल्ट हुआ था पागलपंथी रिवोल्ट, इसका मेन कारण था रिलीजियस और दूसरा पॉलिटिकल। पावर भी चाहते थे और धार्मिक कारण भी था पागलपंथी विद्रोह का। पागलपंथी विद्रोह हुआ कब था? 1825 से 1835 के बीच। 1825 से 1835 पागलपंथी विद्रोह। हो और मुंडा विद्रोह भी इसी समय हो रहा है 1820 से 1840, तो इसी के कंटेम्प्रेरी हो रहा था। 11 अहोम रिवोल्ट 1826 में अहोम रिवोल्ट होता है। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार, पहला एंग्लो बर्मा वार होता है
1826 में। ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्सिंग टेरिटरी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टेरिटरी को एनेक्स कर लेती है। 1828 गोमधर कुनवार रिवोल्टेड, 1828 में गोमधर कुनवार रिवोल्ट होता है। 1833 में गोंधर 1833 में पुरंदर सिंह नॉमिनेटेड एज ए किंग। ये जो अहोम रिवोल्ट हो रहा था 1826 में स्टार्ट हुआ था, तो इसी समय फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार भी हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स कर लेती है ये असम को, असम वाले पार्ट को, मतलब अहोम किंगडम को। तो इसके हाँ, एंग्लो बर्मा से छीन करके असम को एनेक्स कर लेता है। उधर से बर्मा भी चाह रहा था कंट्रोल करे असम पे, और अहोम किंगडम के साथ समझौता ट्रीटी करके और अहोम किंगडम को अपने में मिला लेता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स कर लेती है असम को, मतलब अहोम किंगडम को। अब इसकी वजह से 1828 में रिवोल्ट हो जाता है। गोमधर कुनवार रिवोल्ट कर देता है, भगा देता है। फिर 1833 में नया किंग बनता है पुरंदर सिंह नॉमिनेटेड एज ए किंग। 1833 में एक नॉमिनेट किए जाते हैं राजा। अब 1833 के बाद 1838 में फिर से एनेक्ट कर लिया जाता है। 1838 में असम एनेक्ट कर देता है अहोम रिवोल्ट 1826, और 1838 में टोटली एनेक्स कर दिया जाता है। फिर 12वां स्टार्ट होता है खासी रिवोल्ट। गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय में पहाड़ियाँ हैं, तो खासी रिवोल्ट होती है 1829 में। एंट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन असम। रिवोल्ट तीरथ सिंह लोकल रूलर था वहाँ का। गंजम नेक्स्ट है गंजम एंड गुमसुर। गंजम एंड गुमसुर 1800 से, एक तो 1800 में होता है, फिर 1835 से 1837 में होता है। गंजम एंड गुमसुर नॉर्दर्न सरकार जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पास पड़ता है, जो समुद्री तट वाला इलाका है ना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के, वहीं पे गंजम डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा में शायद पड़ता है। तो गंजम एंड गुमसुर में 1800 में, और फिर 1835 से 1837 में रिवोल्ट होता है। रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रिवोल्ट होता है। फर्स्ट रिवोल्ट 1797 में होता है। अस्ट्रिकरा भंज जमींदार थे वहाँ के, अस्ट्रिकर भंज जमींदार थे, और जलानी देव विजयनगर, पोड़िकामेडी एंड जगन्नाथ देव ऑफ प्रतापगढ़ी, चिनिक्की मेडी। लेटर ऑन कंप्रोमाइज अस्ट्रिकारा मेड एज ए जमींदार, 1820 में जमींदार बना दिया जाता है अस्ट्रिकारा को, और हिज सन कंटिन्यू एज ए जमींदार। उसका बेटा जो होता है धनंजय, उसको भी जमींदार की तरह ट्रीट किया, मतलब वो भी जमींदार बन जाता है। बट वॉज मेड टू पे इनॉर्मस रेवेन्यू, पर धनंजय को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। देयरफॉर 1835 में रिवोल्ट कर देता है। 1835 में फिर से रिवोल्ट होता है, तो पार्ल की मेडी आउटब्रेक 1813 से 1834 में। नारायण राव राजा ऑफ पार्ल की मेडी और डिफीटेड बाई कॉलन पिच वहाँ का गवर्नर होगा जिसने इसको डिफीट कर देता है। किसको? नारायण देव को। जमींदार था वहाँ का 1813 से 1834 के बीच में। हिज सन गणपति देव मेड एज ए रूलर, और उसका बेटा फिर गणपति देव, उसको रूलर बना दिया जाता है। नारायण देव का बेटा गणपति देव, नारायण विष्णु कहा जाता है, और शंकर जी के पुत्र थे गणपति, तो यहाँ पे नारायण देव का बेटा था गणपति देव, उसको रूलर बना दिया जाता है। देयरफॉर रिवोल्ट बाय नारायण देव, तो इसके कारण नारायण देव ना रिवोल्ट कर देता है, क्योंकि उसके बेटा को उसके जगह पे बना दिया जाता है नवाब, वहाँ का राजा। फिर नेक्स्ट है तीतुमीर रिवोल्ट रिलीजियस मूवमेंट था, एक धार्मिक आंदोलन था। तारीख मोहम्मदिया और प्रीचिंग ऑफ इस्लाम इन 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये बंगाल का 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये रिवोल्ट होता है, तीतुमीर रिवोल्ट। जो गरीब मुस्लिम थे, जो किसान थे, पिजन कम्युनिटी के थे, किसान समुदाय से बिलोंग करते थे, गरीब मुस्लिम, उन्होंने रिवोल्ट में साथ दिया था तीतुमीर को, क्योंकि तीतुमीर यहाँ लीडर थे, नेता थे इन लोग का।
टैक्सेस इम्पोज बाय द लोकल जमींदार, जो जमींदार था वहाँ का वो बहुत ज़्यादा टैक्स मांग रहा था, जिसके खिलाफ तितुमिर एंड उसके उनके फॉलोअर दोनों मिलके और जमींदार के खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं। डिफीट अथॉरिटी रिवोल्ट इन 1830 में तितुमिर एंड फॉलोअर डिफीट अथॉरिटी। फिर नवंबर 31 में रिवोल्ट को 1831 में रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। देख रहे हो 2 रिवोल्ट 1831 में सप्रेस होता है। एक ये तितुमिर वाला रिवोल्ट, अब एक क्या नाम था, क्या नाम था, चुआर हो ना, ये कोल 1831 में ये भी सप्रेस किया जाता है, कोल अपराइजिंग। और 1831 में ही तितुमिर का रिवोल्ट को भी सप्रेस किया जाता है। ये 14वें नंबर का रिवोल्ट था जो तितुमिर का रिवोल्ट था, 1830-31 के आसपास हो रहा है, ठीक है। और रिवोल्ट को सप्रेस किया जा रहा है 1831 में, मतलब 1 साल का चलता है। इसका रिलीजियस मूवमेंट से रिलेशन, मतलब रिलीजियस मतलब धार्मिक संबंध, जैसे हमारा धर्म हिंदू है तो वैसे ही इसका धर्म मुस्लिम से संबंधित था, इस्लाम से संबंधित है ना। और ये जो लोकेशन है जहाँ पे ये तितुमिर का रिवोल्ट हो रहा है, ये 24 परगना डिस्ट्रिक्ट जो है, पहले बंगाल में आता था, अभी भी बंगाल में आता है, लेकिन पहले बिहार का भी पार्ट था, अब बिहार स्टेट बन गया है। देन फरेजी रिवोल्ट चलता है 1840 से 1850 तक, ये 15वें नंबर का रिवोल्ट है। वो भी ईस्ट में ही हो रहा है, जितने भी अभी पढ़ रहे हैं ईस्ट में हो रहा है। वेस्ट में पढ़ेंगे तो वेस्ट में बता देंगे कि ये वेस्ट में चल रहा है, साउथ में चल रहा है, नॉर्थ में चल रहा है। अच्छा, ईस्ट का मतलब होता है पूरब, वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण, नो, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, साउथ का मतलब होता है दक्षिण, और नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। तो फरेजी रिवोल्ट 1840 से 1850 तक चल रहा है। अब देखो 1840 को क्रॉस कर रहे हैं, अब 1840 से 1850 के आसपास जा रहे हैं। अब सब रिवोल्ट 1840 के बाद कहीं पढ़ेंगे, है ना। तो फरेजी रिवोल्ट 1840 से 1850 तक चलता है। अच्छा, ये भी पीजेंट का ही रिवोल्ट था, लैंडलॉर्डर्स का खिलाफ, मतलब किसान जो हैं वो जमींदार जिनके बाप दादा का जमीन है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, है ना। वाटर ऑन सोशियो रिलीजियस, पानी का प्रॉब्लम है ना। इसमें मेन जो लीडर हैं वो हाजी शरीयतुल्लाह है, हाजी शरीयतुल्लाह। फरेजी रिवोल्ट का बात हो रहा है, ना कि तितुमिर रिवोल्ट का हो रहा है, ठीक है ना। तितुमिर का बात नहीं हो रहा है, यह है फरेजी, इसमें हाजी शरीयतुल्लाह है। और एक और हैं जिनका नाम है दुदू मियाँ। अब दुदू मियाँ और हाजी जो शरीयतुल्लाह हैं ये फरेजी रिवोल्ट से रिलेटेड हैं। ये रिवोल्ट 1840 से 1850 की ओर चलता है। बाद में इस रिवोल्ट को भी सप्रेस कर दिया जाता है, जैसे इस रिवोल्ट को सप्रेस किया गया ना तितुमिर के रिवोल्ट को 1831 में, तो तितुमिर का रिवोल्ट भी सप्रेस होगा, फरेजी रिवोल्ट भी सप्रेस होगा। अब अंग्रेजों के पास सेना है तो वो उसको सप्रेस करने का मतलब है उसको दबा दिया गया, बंद कर दिया गया, है ना। ये मत पूछने लगना कि सप्रेस क्या होता है। फिर बाद में जो रिमेनिंग वंस जो हैं वहाबीज को ज्वाइन कर जाते हैं, मतलब इसमें से जो बचते हैं जिनको मार काट के जेल भेज के बचते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, तो उसको वो जाकर के वहाबी मूवमेंट को ज्वाइन कर देते हैं। अब ये वहाबी क्या है, ये वहाबी मूवमेंट में पढ़ेंगे, अलग से चलेगा, वो आधा घंटा काम चलेगा उसका, है ना, पिपड़ी बजेगा उसका। तो ये वहाबी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आगे 16वें नंबर का रिवोल्ट है कंद अपराइजिंग। ये कंद अपराइजिंग 1840 से शुरू होता है। ये देखो, ये 1840 से ही शुरू हो रहा था फरेजी रिवोल्ट, और कंद अपराइजिंग भी कब चालू हो रहा है, 1840 से ही। चल कब तक रहा है, 50 तक चल रहा है। फरेजी रिवोल्ट कब तक चला था, 50 तक ही चला था। बोले इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा ना, लाइन से 16 गर्लफ्रेंड बना के दे दिया जाए तो 16 का नाम भूल जाओगे क्या, तो फिर इसको भी याद रखो। हाँ, और किसी दिन भूल गए तो फिर तुम्हारा देख लेना फिर कौन से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा मुझे। एक कपड़ा में बाल नहीं दिखेगा। हाँ, नाम नहीं भूलना, कंद अपराइजिंग। और ख़ास बात यह है कि ये जो डेट दिया हुआ है ना वो डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, तो बर्थ डेट भूल गए ना बेटा, फिर तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जानी है। हाँ, कोई भी डेट बोले तो सबसे पहले बोलना कि तुम्हारा बर्थ डेट होगा, हाँ, अगर भूल गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि देखो ये कंद अपराइजिंग जो हुआ था ना, ये हालांकि बढ़िया कारण था, अंग्रेज ठीक कर रहे थे, बट अब हमारे लोग भी थोड़ा कभी कभी ट्रेडिशनल सोच रहे थे, बोल रहे थे ना कि ट्रेडिशनली हम लोग सोच रहे थे, ऑर्थोडॉक्सी को प्रैक्टिस कर रहे थे, हम पुराने चीज़ों वापस लाना चाहते थे। अंग्रेज यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस, जो मानव को काट देते थे ना,
बलि के नाम पे कि हम भगवान को बलि दे रहे हैं, 1 इंसान, 2 इंसान, 10 इंसान, जैसे बकरी को अभी देते हैं, तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब अंग्रेज इसको रोकने के लिए चले 1840 में, ये लोग रिवोल्ट कर दिए, बोले अपने को जमता नहीं है, अपन काटेगा ये आदमी। इसका सबसे जो प्रोमिनेंट लीडर था वो चकरा बिश्नोई था। सीमा बिश्नोई नहीं। हाँ, सीमा बिश्नोई नहीं है, चकरा बिश्नोई है, ना लकी बिश्नोई। हिल ट्रैक्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओडिशा टू श्रीकाकुलम, और हाँ, ये श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में है ना। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का इलाका। अब देखो, तो ये कंद अपराइजिंग चल रहा है यहाँ पे, ह्यूमन सेक्रीफाइस को मैनेज करके चकरा बिश्नोई। हिल ट्रैक्ट एक्सपेंडिंग फ्रॉम उड़ीसा से लेकर के श्रीकाकुलम तक जा रहा है, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट, समझ में आता होगा क्यों आदित्य। देन नंबर 17, ये है सावरा रेवेलियन, ठीक है। ये है पार्लिका मेडी जो रीजन है वहाँ पे। इसके जो प्रोमिनेंट लीडर हैं वो राधा कृष्ण दंडसेन है ना। ये कंद अपराइजिंग जो चल रहा है ना उसके पैरेलल में ही चल रहा है, मतलब ये कंद अपराइजिंग 1840 1850 में चल रहा है, तो ये भी लगभग इसी के पैरेलल में ही चल रहा है। और इसमें क्या किया जाता है कि राधा कृष्ण दंडसेन को फांसी दे दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। तो ये है सावर रेवेलियन। 1850 में। हाँ, अब कृष्ण किस कलर के दिखते थे, तो सावर, तो ये उन्हीं के नाम से रेवेलियन चल रहा है ना, नाम भी राधा कृष्ण है। और पैरेलल किसके चल रहा है, कंद अपराइजिंग। कंद अपराइजिंग 1840 से 1850। अच्छा, कंद अपराइजिंग क्यों हुआ था, तो ह्यूमन सेक्रीफाइस को रोक दिया था अंग्रेज, उसको रीस्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। फिर आता है नंबर 19, संथाल रेवेलियन। अभी भी वही ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द इंडिया चल रहा है, भारत के पूर्वी पोर्शन, कुछ यहाँ लगता है छूट गया, 18वें नंबर का छूट गया। तो 18वें नंबर में है सुरेंद्र शाही जो संबलपुर रिवोल्ट के हैं, वही उड़ीसा, डिसेंडेंट फ्रॉम मधुकर शाही। अब ये जो सुरेंद्र शाही हैं ये मधुकर गुरु जी जो हैं उनके डिसेंडेंट रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे चौहान करके किंग होते थे संबलपुर के। फिर डलहौजी ने इसको लॉर्ड जो डलहौजी है एनेक्सेशन ऑफ लैप्स में ले लिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। और जब लैप्स में इसको लपेट दिया तो सुरेंद्र से ही बोलते हैं रुको भी पिपड़ी बजा दूंगा मैं तुम्हारा भी, तुम जानते कहाँ हो अपने को। तो उसी के कारण रिवोल्ट होता है संबलपुर में। और ये जो मधुकर शाही हैं ये चौथे चौहान किंग हैं संबलपुर के, चौथे चौहान, समझ में आता है ना, 4th। अब 19, अब वो सब ठीक है, अब हो गया। अब संथाल रेवेलियन आएगा, 1850 अब पार कर रहे हैं हम लोग, 1850 पार कर रहे हैं ना, ध्यान रखना। तो उसके तुरंत बाद होता है संथाल रेवेलियन। अगर ये नाम भी याद रहेगा ना इसी क्रोनोलॉजी में तो पता चल जाएगा कौन किसके आसपास हो रहा है, क्रोनोलॉजी सजाने के लिए दे दिया, किसी का नाम पूछ दिया, तो समझ रहे हो। हाँ, तो ऐसे ही क्रोनोलॉजी में थोड़ा। अच्छा, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे बच्चों से कि इस वीडियो को एटलीस्ट 3 से 4 बार तो देख ही ले कम से कम, बाकी 10 बार देख ले तो कोई हर्ज नहीं है, अपच नहीं होने वाला है। तो 19वें नंबर पे है संथाल रेवेलियन, उसी को हुल अपराइजिंग बोला जाता है। और ये जस्ट बिफोर है 1857 के तुरंत पहले है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना है 1857 से पहले वो यही होगा। अरे वो वाला तो हो गया क्योंकि अब बम फट, हाँ पाइका भी तो, पाइका रिवोल्ट वो तो फर्स्ट रिवोल्ट था ना, पाइका वाला तो फर्स्ट रिवोल्ट, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि अब कुकर फटने वाला है ना। तो ये आखिरी सिटी है, अगर इसके बाद नहीं उतारे फटेगा। और फटेगा कब, 1857 में। और इसका कारण और भी था एक जगह कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो क्या किया था कि मकिया बेच के और 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया था, जिसमें से मिल जाता है आउटसाइडर को एंट्री। और आउटसाइडर को हमने बताया था कि ट्राइबल्स उनको दिकू बोलते हैं। आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। अब वो लोग आउटसाइडर को बोलते हैं भाई तुम्हारा इधर है नहीं, तू क्या आ रहा है इधर। अब 2 भाई थे, एक था सीधो एक तो कन्हो, और दोनों बोलते हैं कि चलो पिपड़ी बजा देते हैं इनका।
अब ये बोलते हैं कि हम अपना एस्टेब्लिश करेंगे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, खुद का सरकार सरकार बनाएंगे हम। हाँ, एरिया को क्लियर करते हैं अराउंड द राजमहल हिल, और उसको दमनी कोह बोलते हैं। देख लो क्या कर रहे हैं ये लोग संथाली, एक पूरा एरिया को पिपड़ी बजा दिए हैं, साफ कर दिए हैं। और ये राजमहल हिल के आसपास है। अब राजमहल हिल का अगर लोकेशन बताया जाए तो ये देखो, ये बिहार है, और ऊपर वाला बिहार, नीचे वाला झारखंड है, और जहाँ से ये झारखंड मुड़ जाता है यहाँ पे राजमहल हिल है, और संथाल यहीं पे विद्रोह करते हैं। 1856 का समय है, यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जाता है। फिर बाद में संथाल परगना को क्रिएट किया जाता है, लेकिन ये रिवोल्ट जब 1857 वाला हो जाता है, नहीं 1856 वाला जो रिवोल्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद संथाल परगना बनाया जाता है, और फिर जो लैंड है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू आउटसाइडर जो बाहरी थे उनको। लेकिन देखो अब ये कहानी तो घट गई है, अब स्कैटर्ड रहने लगे हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे करतक, धालभूम, मानभूम, बाराभूम, छोटा नागपुर, पलामू, हजारीबाग, मेदिनीपुर, बंकुरा, पुरुलिया, बीरभूम, ये सब जैसे ईस्टर्न इंडिया में है। अब ये जो एरिया है वो दमिन इकोह बोलते हैं इसको, है ना। और ये बना कहाँ पे है, तो वही मैंने बताया कि राजमहल हिल के पास बना है। अब यहाँ पे ये लोग अलग अलग काम में लग गए हैं ना। कुकुन्स जिससे कॉटन बनाते हैं, उसको इकट्ठा वगैरह करने लगे, रियरिंग करने लगे उसको। हाँ, अब ये नेक्स्ट रिवोल्ट है वेस्टर्न इंडिया रिवोल्ट, अब ये ईस्टर्न इंडिया का 19 रिवोल्ट जो है संथाल रेबिलियन तक आकर के ख़त्म हो जाता है। ईस्ट में इतने ही मतलब होने को तो 100 से ज़्यादा रिवोल्ट, 200 से ज़्यादा रिवोल्ट हुए, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट पढ़ने लायक है वो 19 ही है ना। अब जैसे हाँ, जैसे अपने ग्रुप में तो 100 बच्चे हैं, लेकिन 4-5 बच्चे का नाम याद रहता है मोस्टली हमको, क्योंकि वो टॉपर हैं, ठीक ठाक लिस्ट में रहते हैं, एनी टाइम टेस्ट वगैरह रेगुलर आते हैं, पढ़ते हैं, है ना, तो याद रहता है। मेहनत करने वाले का नाम याद रहता है, कोई कोई गांजा उंजा फूक लेता है उसका भी नाम याद रहता है। तो हाँ, तो ये अब ईस्टर्न इंडिया वाला रिवोल्ट ख़त्म होता है। तो अब जो नेक्स्ट रिवोल्ट आएगा वो वेस्टर्न इंडिया का आएगा, और उसको हम शुरू करेंगे अगले वीडियो से। तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही, बाकी हम तो तुरंत ही रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ठीक है, थैंक यू।